देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। पीटीआई कौमी असेंबली में अपनी तादाद बढ़ाने के लिए कोशां है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मखसूस नशिस्तों के केस पर सबकी नजर टिकी हुई है। समाअत के दौरान जजेस ने इलेक्शन कमीशन की वकील की खूब क्लास ली। चीफ जस्टिस काजी फैजी सर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। जजेस के रिमार्क सुनकर पीटीआई भी चार्ज हो गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े पुर उम्मीद नजर आए। कहे कि चीजें हमारे हक में हो रही हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवा देते हैं। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम फिर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं। अब सवाल ये है कि इदारों के दरमियान चलने वाली कोल्ड वॉर का क्या पीटीआई को फायदा होगा। जजेस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को 2013 और 18 की मखसूस नशिस्तों का फार्मूला कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है और कल तक समाअत मुलतवी कर दिया है। अगर बात की जाए हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून की तो वहां हालात कुछ साजगार नजर नहीं आते। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ग्रुप का तासुर था, वो अब हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है। नवाज शरीफ ग्रुप अब पंजाब की सूबाई हुकूमत तक महदूद हो गया है और मुस्लिम लीग नून के करीबी साथी रहने वाले शहबाज हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत के लिए क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। कि आप ये रोक नहीं सकते थे क्या? एक साल अगर इस मुल्क के एमएनए एमपीए गलियां और सड़कें ना बनाएं, क्या मुल्क में तरक्की नहीं होगी? क्या हुकूमत को मालूम है कि इस 500 अरब का कितना फीसद जो है वो करप्शन में जाता है? हर आदमी जानता है। मैं आपको बगैर किसी मुबालगे के कह सकता हूं कि कम से कम 1/3 रकम सीधी जेबों में जाती है। तो हम किस किस्म की हुकूमत चला रहे हैं? हमारी सोच क्या है कि हम अपने अखराजात कम नहीं करेंगे लेकिन अवाम पर बोझ डाले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत मौशी एतबार से चीज़ें संभाल नहीं पा रही है। IMF के बनाए बजट असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं और रात ही रात पेट्रोल की कीमतों पे एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब बिजली का मसला संगीन से संगीन तरीन हो गया है। एक बहरान की सी शक्ल इख्तियार किया गया है। बढ़ते हुए बिल्स ने लोगों के सर चकरा कर रख दिए हैं। इतना बिल नहीं होता जितने बिल पर लगे टैक्सेस अदा करने पड़ रहे हैं। तवानाई के वजीर उवैस लगारी कहते हैं कि 17% FBR अपना टैक्स हमारी मदद से वसूल कर रही है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कि सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स एक ऐसी मद है जो 18% सब के ऊपर है, तमाम कंज्यूमर्स के ऊपर है। 18% का वो हमसे FBR हमारे जरिए वसूली करती है। वो बेसिकली हमारी बिजली की कीमत का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब सवाल ये कि FBR इस कदर नाअहली से भरपूर है कि वो अपना टैक्स खुद वसूल करने के काबिल नहीं है। अपना टैक्स खुद वसूल नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून के पास सवाल से कोई पॉलिसी भी नहीं है और स्टिल बिजली के बिलों में ये सेल्स टैक्स लगकर आ रहा है जो हर कंज्यूमर दे रहा है, जो कि अभी वजीर तवानाई बता रहे थे। इलेक्शन से कबल तो मुफ्त बिजली फराम करने के दावे किए जा रहे थे। बिजली के हवाले से मरियम नवाज माजी में क्या कहती थी, आइए सुन लेते हैं। तो कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जी मरियम नवाज साहिबा, आज मुफ्त बिजली कोई नहीं मांग रहा आपसे। हर शख्स सिर्फ इतना कह रहा है कि जायज बिल लिए जाएं।
बगैर इस भत्ताखोरी टैक्स के बिल लिए जाएं, जो एफबीआर की सूरत में सेल्स टैक्स आम आवाम पर मसल्लत किया गया है बिजली के बिलों में, उस पर हुक्मरान क्यों जवाब नहीं देते? क्या तमाम नारे वक्ती थे, सारे वादे झूठे थे? इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में पैनल में मौजूद है सबसे पहले सेंटर सहर कामरान साहब है एमएनए पीपल्स पार्टी से, सेंटर सादिया अब्बासी साहब है मुस्लिम लीग नून से, और मोहम्मद अली सरफराज साहब है एमएनए पीटीआई से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। मैं सबसे पहले सहर कामरान साहब आपकी तरफ आऊंगी। सहर कामरान साहब, हम लोग जब ऑपोजिशन में होते हैं और जब इलेक्शन की कैंपेनों में होते हैं तो बड़े दावे और वादे कर रहे होते हैं, 300 यूनिट तक कोई बिजली मुफ्त दे रहा होता है, और जैसे कि अभी मरियम नवाज साहब का एक क्लिप सुनाया, वो कहती थी कि जी बिजली और फ्रिज टीवी सब चलेगा लेकिन बिजली का बिल उतना नहीं देना पड़ेगा। आज बिजली के बिलों में वफाकी वजीर खुद आपने सुना कैसे फरमा रहे एक निजी टीवी चैनल में कि जी सेल्स टैक्स 18% हम सबको देना पड़ रहा है। इसका मतबादल कोई रास्ता क्यों नहीं है? एफबीआर तक हम देख रहे हैं कि अपना काम नहीं कर सकता। इस मुल्क में कोई भी इदारा अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब आवाम को सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो फिर हुकूमत है क्यों? और हुकूमत में बैठी सियासी जमातें आखिरकार क्या सोच रही हैं? जी सहर कामरान साहबा। जी देखिए, बात ये है कि अगर आप सिंध की बात करें तो हम तो सोलराइजेशन पे काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि आवाम को जो है वो सस्ती या जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त बिजली फराहम की जाए, और इस सिलसिले पे जो काफी मंसूबे चल भी रहे हैं और सोलर प्लेट्स की भी जा रही हैं। अब डेफिनेटली देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के हमने अपनी जो है तजावीज़ सामने रखी थी और आपको पता है हमने काफी दिन तक बाइकआउट भी किया, ये इसलिए कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया बजट की तैयारी में। लेकिन एट द एंड ऑन द लास्ट डे आप बताएं कि क्या करते? अगर ये बजट मंजूर ना होता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते, और मंजूर होगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कौमें हैं वो मुख्तलिफ जो मुश्किल सूरत हाल है, चैलेंजिंग सूरत हाल है, उसका सामना भी कर लेती हैं। लेकिन उसके लिए जो लीडरशिप है उसकी कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें नजर आ रहा है कि पंजाब की सड़कें तो अर्के गुलाब से धुल रही हैं और हमारे यहाँ लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। पंजाब से तो अगर हुक्मरानों को गर्मी लगती है तो बरी के परतदा मुकामात पे चले जाते हैं। ठीक है, हमने तो गर्मी भी देखनी है, क्लाइमेट चेंज भी देखनी है, और ये भी है कि जो अवाम है उसको सहूलतें भी देनी है। तो बहुत एक जो है ना कठिन और मुश्किल वक्त है। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूंगी, शहबाज शरीफ साहब कुछ तो लीडरशिप दिखाए, सामने आए, लोगों के सामने कोई एक उम्मीद तो दें। उम्मीद होगी तो लोग आगे बढ़ेंगे, उम्मीद होगी तो लोग जो है वो यकीन भी करेंगे। मसला ये कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आप बिजली के बिलों का जिक्र करिए, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ कि बिल कैसे देंगे, कि एक बिजली के बिल में सिर्फ सेल्स टैक्स नहीं लगता, पता नहीं टेलीविजन की फीस भी लगती है, रेडियो की फीस भी लगती है, और पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा कि इस गर्मी के मौसम में जो ये इन्फ्लेशन की झुलसती हुई धूप है, इससे हम कैसे बचेंगे, कहां से वसाइल लाएंगे? बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो सामने लेकर आए। और मैं समझती हूँ अगर एफबीआर ना अहल है तो ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है एफबीआर में, जो कि अपने इनका परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। अगर ये अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं कर सकते, ये अपने काम मुकम्मल नहीं कर सकते, इनकी मराद बंद होनी चाहिए, इनके ऊपर मजीद टैक्स लगना चाहिए। लेकिन जो ये लोग तो हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी को तो तमाम सहूलतें हासिल हैं, वो तो जो है बड़े बड़े घरों में है, उनको जो है रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलती है। तो मैं समझती हूँ पेंशन पे भी कैप रखनी चाहिए, एक खास लिमिट से ज्यादा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और ये भी अभी तक मैं समझने से कासिर हूँ कि भाई ब्यूरोक्रेसी अगर प्लॉट बेचेगी तो उस पर जो है कोई टैक्स नहीं होगा, और आम जो लोग हैं उनका क्या कसूर है? तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत ऐसा लगता है कि एक जो एलीट कल्चर है उस पर कहीं पे भी उस पर फोकस नहीं है, और एक ऐसा बजट आ गया है जिससे समझ नहीं आ रहा है कि उसका आसेब है और फिर बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं है। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रास्ता तो दिखाए, कुछ तो बताए कि हम इससे कैसे सर्वाइव करेंगे। क्योंकि मुझे खौफ ये है कि जो इन्फ्लेशन है ये अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उसका नतीजा क्या होगा? दैट्स वेरी अलार्मिंग। ये बहुत सोचने की बात है। चाहे मैं मेंबर हूँ नेशनल असेंबली की, मगर हकाइक को झुटलाना मुमकिन नहीं है। हकाइक यही है, इतना ही तरफ है। हमने बहुत सारी सिफारिशात की थी
और हमसे वादा ये किया गया था कि जी उन पे अमल होगा, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो हमें नजर आता है कि अमल नहीं हो रहा, ये हमें कोई उम्मीद खुद भी नजर नहीं आती। अब अगर 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 आवाम के साथ कनेक्टिविटी हो, आवाम को जो है कोई उम्मीद दी जाए, कुछ हमें नजर आए कि ये बर्डन जो है, हमें ये ना नजर आए कि एक तरफ जो है अरके गुलाब सड़कों पे बहाया जा रहा है और एक तरफ जो है लोग पानी की बूंदों को तरस रहे हैं, ये तजाद नजर ना आए, तो फिर मैं समझती हूँ कि फिर भी लोग जो है हिम्मत करके चीजों को बर्दाश्त कर लेंगे। सही। सेंटर साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहिबा, ये अभी हम देख रहे हैं जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ख़ास तौर पे हम एफबीआर के हवाले से अब वफाकी वजीर अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जो सिचुएशन इस वक्त टैक्सेस की मद में आवाम पे लग गई है, आपको लगता है कि इसके बाद हुकूमत की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा या कमी आएगी, और लोगों का जो एतमाद दिन ब दिन खोता जा रहा है उसकी वजह से हम अपने एलीट पर तो कोई भी किसी भी किस्म का कट लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, हम अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, खर्चे बढ़ा रहे हैं, और फिर हम आवाम पर सारा बोझ हर दफा डाल देते हैं, ऐसे कैसे होगा? देखिए, बात यह है कि आपने बात की है हुकूमत की पॉपुलैरिटी की, तो मुझे तो पॉपुलैरिटी का इल्म नहीं है, ये कहाँ से आई पॉपुलैरिटी, और मुझे सिर्फ ज़मीनी हकायक के बारे में मालूम है, और ज़मीनी हकायक ये हैं कि आईएमएफ के पास कोई प्रोग्राम नहीं होता। आईएमएफ का प्रोग्राम ये होता है कि अवाम के ऊपर जितना बोझ डाल सके वो डालें। हुकूमत ने बगैर सोचे समझे जो कुछ उन्होंने कहा, उस पर उन्होंने कहा कि अवाम के ऊपर आप बोझ डाल दें, और उसका नतीजा ये है कि महंगाई का एक तूफान खड़ा हो गया है। एक दिन कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम है और 2 दिन लगातार उस कीमतें बढ़ाते जाते हैं। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई रिफॉर्म प्रोग्राम नहीं है। मुल्क के भाई मैंने खुद खोला है, गर्मी बहुत है। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है जी मैडम जी। तो कम से कम ये तो सोचते ना कि हम इंडस्ट्री को कैसे चलाएं, हम एग्रीकल्चर को कैसे इंसेंटिवाइज करें, हम एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएं, हम नौकरियां कैसे रोजगार कैसे पैदा करें, हम महंगाई को कैसे रोकें। ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार को जितनी तवालत दे सकें वो दें और अवाम के ऊपर बोझ डालते जाएं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पिछले 6 साल में या 5 साल में हमारे 6 फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, और जो आता है वो बड़े बड़े दावे करता है। एक शख्स जो अपने रोजगार के लिए मिडल ईस्ट जाता है, उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया है। वो जो बेचारा कमाता है वो इतना नहीं कमा रहा, वो लेकिन वो कमा के और इस मुल्क में पैसे भेजता है कि उसका खानदान पल सके। इसलिए ये आप पॉपुलैरिटी की बात कर रही हैं, मुझे तो किसी पॉपुलैरिटी का इल्म नहीं है, लेकिन जो आज हालात ये हैं कि लोग अपने हकूक की जंग लड़ेंगे, और ये हकूक की जंग जो है ना, ये किसी और तरफ चली जाएगी, ये इस इक़्तिसादी निज़ाम से खात्मे की जंग बन जाएगी। तो मैडम आप तो खुद हुकूमत का हिस्सा है, तो फिर अभी क्या होगा, कैसे? देखिए, मैं इसका मेंबर हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर तो खत्म नहीं हो गया ना। मैं तो यही मुझे तो तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। मैं पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा नहीं हूँ। मुझसे अगर कोई पूछता या करता तो मैं जरूर पाकिस्तान के अवाम की बात करती। हमारे पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी तो हमारी पार्टी मीटिंग में कहा कि जी मुझे बहुत परेशानी है इकोनॉमी पे, मुझे फिक्र लगी हुई है लोगों की, लेकिन हुकूमत की तरफ से तो हमने कोई बात नहीं सुनी ना। ये हुकूमत का काम था कि लोगों को रिलीफ देते, तो लोगों के उल्टा ये बोझ पे बोझ डालना चाहते हैं। लोगों ने अपने खर्चे से दुनिया भर में सोलराइजेशन जो है, उन्होंने कहा फॉसिल फ्यूल से हटने के लिए सोलराइजेशन एक तरीका है कि आप अपना जो एनर्जी का खर्चा उसको कम करें। अब हुकूमत उस पर भी टैक्स लगाना चाहती है। ये दुनिया में कहाँ होता है कि सेल्स टैक्स यूटिलिटी के बिलों से लिया जाए? ये दुनिया में कहाँ होता है सिवाय इस मुल्क में। और सिर्फ एक सेल्स टैक्स नहीं, कई किस्म के टैक्स लगाए जाते। आप उसको गौर से बिल को पढ़े, उसमें इनकम टैक्स भी लगा रहे हैं। किस मद में, कौन से कानून के तहत ये डिडक्शंस कर रहे हैं? लेकिन इसलिए कि रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जो है वो लोगों के बिलों से पूरा किया जाए।
35,000 रुपया कमाने वालों 16,000 रुपए का बिल उसको आ रहा है बिजली का। तो मैडम ये करेगा आखिरकार कौन हल, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यही आपसे पूछने के लिए मैंने आपसे सवाल किया है। एक दिन अवाम उठेंगे और वो कहेंगे हम ये नहीं मानते, हम इस निजाम को नहीं मानते, और उस चीज की बात करेंगे कि जिसमें उनके जो राइट्स हैं उसका भी कोई इजाला हो। सिर्फ हेडलाइंस बनाने से और अखबारात में इश्तिहार देने से और ये काम नहीं चलता। जो ज़मीनी हकायक है ना उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो ये हुकूमत को कौन बताएगा अब मैडम? जी हुकूमत को आखिर लोग बता ही रहे हैं ना। आप अखबारात देख लें, आप टेलीविजन के ऊपर जो डिबेट और डायलॉग हो रहा है वो मुझे तो नहीं पता कि उनके हक में कौन बात कर रहा है या कौन कह रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा, इस बात चले हम IMF की बात करते हैं और सेनेटर साहिबा आप तो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझती हैं इन मामलात में। ये हम बात करते हैं IMF की, हम कहते हैं कि जी उन्होंने बना दिया बजट और हम कहते हैं कि जी ये हालात हो गए उनके हाथ में, लेकिन क्या IMF ने इनको कहा कि अपने अखराजात कम करें? हाँ मैं यही पूछ रही हूँ, लेकिन मेरा ये एग्जैक्टली मैं इसी पे आ रही थी कि क्या मैं ये बात कह रही हूँ ना कि अगर IMF को पाकिस्तान के अवाम से हमदर्दी होती, IMF का तो एक इस्तिसाली निज़ाम है, उनका काम ये है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसको हमेशा दबाव में रखो। उनको कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान के अवाम का क्या होता है। उन्होंने क्या हुकूमत को कहा खर्चे कम करें? क्या उन्होंने उनको कहा कि आपकी अपनी मुराद को खत्म करें? जी मैं उसी पे आ रही हूँ। मुफ्त के पेट्रोल को, मुफ्त की गाड़ियों को, एक मिनिस्टर के साथ आज भी 4-4 गाड़ियां भागती फिर रही हैं। क्या उन्होंने कहा कि इस चीज को खत्म करें आप? ये तो नहीं उन्होंने कहा ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप रिफॉर्म्स करें। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करें कि इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स बढ़े, इनकम जनरेट हो। उन्होंने ये काम नहीं कहा। हमारे तो मुल्क में गाड़ियों की असेंबली लाइंस हैं, लेकिन वो अपनी प्रोडक्टिविटी पे भी नहीं काम करती हैं। हम इंडिया की अगर गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही हैं सारे अफ्रीका को, जो इंडिया में तैयार हो रही हैं, जो इंडिया में असेंबली उनकी हो रही है, इंडिया ने खुद नहीं गाड़ी बना रहा, और वो अगर अफ्रीका में जा सकती हैं और ममालिक में जा सकती हैं, तो क्या हमारे मुल्क से नहीं जा सकती थी? जी बिल्कुल। इसलिए ये जो इश्यूज है ना, IMF को होता तो IMF इनको कहता कि आप अपने गवर्नेंस के इश्यूज को इम्प्रूव करें। तो ये हमें खुद को नजर नहीं आ रहे गवर्नेंस के इशू, यही बहुत बड़ा सवाल है अनफॉर्चुनेटली, और यही दुख है। मोहम्मद अली सरफराज साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। सरफराज साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, लेकिन बहुत खराब आवाज है। जी मोहम्मद अली सरफराज साहब अभी आपको क्लियर आएगी, लाउड एंड क्लियर आवाज। मेरा सवाल आपसे भी वही है, बिजली के बिलों का मसला है, FBR तक जो है सेल्स टैक्स ले रहा है, वफाकी हुकूमत के खुद वफाकी वजीर जो है बड़ाए तवानाई वो खुद ये बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन इसको कैसे देखती है? हुकूमत में बैठी जमातें भी खुद खुश नहीं है, तो फिर ऑपोजिशन कैसे देखती है? देखिए जी, पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पिछली कोई गुफ्तगू इस प्रोग्राम में जो हुई है वो नहीं सुन सका। अब इसमें मैं अपना मौका वैसे दे देता हूँ कि बिजली की लोड शेडिंग इस वक्त पाकिस्तान में जिन हालात में है और जो बिजली के रेट्स हैं, अब उसके ऊपर मैं इनको अपोजिशन हुकूमती जमातों का, आई एम श्योर इन्होंने यही कहा होगा, बाकी दो जो शुरका है यहाँ पे इस प्रोग्राम में, कि पीपल्स पार्टी वालों ने यही कहा होगा कि जी हमने तो खुद अपोज किया, हमारी समझ में नहीं आया। वो पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली सेशन, जहाँ भी एक दूसरे पे मुद्दे डालते रहते हैं, लेकिन अब ये इस हुकूमत में भी इकट्ठे ही आए हैं। इन्होंने नबील कबूल साहब की मुझे तकरीर याद है, उन्होंने कहा जी कि हमें इस बजट की समझ तो कोई नहीं आ रही, लेकिन वादा हुआ है हमें ये बजट पास करना पड़ेगा। क्रिमिनल रेट्स है, IMF ने बना के इनको एक बजट पकड़ा दिया है, वजीर मौसूफ ने सिर्फ उसको खड़े होके पढ़ दिया है। आपके एक्सपोर्टर, आपकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, आपको सोलर को आप डिस्करेज कर रहे हैं, लोड शेडिंग, इतने IPPs की ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनका बोझ भी लोग उठा रहे हैं। उसके बावजूद मेरी समझ से बाहर है कि बिजली क्यों नहीं आ रही, हालांकि अब आपके पास एक्सेस बिजली है और अपनी जरूरत से ज्यादा है, इसीलिए तो आप सोलर नहीं लगने दे रहे। साथ आप कहते हैं कि जी, मुझे तो खैर बड़ा अजीब सा एक सवाल है जो मेरे कभी कभी ध्यान में आता है कि आपकी बिजली चोरी जो हो रही है, आप तो बिजली बगैर बनाए IPP को दे रहे हैं, तो वो तो अगर चोरी भी हो जाए तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता। आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का आपसे कंट्रोल नहीं होते,
आपके इन सारी चीजों के बीच में वी कांट अंडरस्टैंड कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। हमारी इंडस्ट्री रोज बरोज बंद हो रही है। आई बिलोंग टू फैसलाबाद। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को अच्छा इन्होंने उसके अलावा अपने पर किलोवाट जो आपका सैंक्शन लोड है गवर्नमेंट ने उनको 400 रुपए पर किलोवाट सैंक्शन लोड से उठा के 2000 पर किलोवाट कर दिया है। उनका फिक्स्ड बिल एक एक फैक्ट्री का वो चले या ना चले उनके सैंक्शन लोड की बिना पे आप उनको टोटली अनकम्पेटिटिव करने पे तुले हुए हैं। जी हेलो जी सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात। जी जी आपने और भी कुछ सवाल किया था जी, मैंने इसी हवाले से जी मैंने इसी पे ही बात की है। दूसरा अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, एक तरफ ये मामला है कि जी हमारे पास ये सारे मामलात हैं, IMF के बजट के असरात हमारे सामने आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में भी रातों रात इजाफा हो गया है। शाहिद साहब का भी मैंने अभी शायद काकाना बासी साहब का भी एक शॉर्ट चलवाया था, वो भी इसी पे बात कर रहे थे कि जी अगर इतनी ज़्यादा हालात इतने ही बुरे रहे और यही टैक्सेस की भरमार से जो सुनामी आने वाला है तो ये मुल्क तो बैठ जाएगा, ये चल नहीं सकता। क्योंकि जो लोग नौकरियां कर रहे हैं अगर उन्होंने ही सिर्फ टैक्स देना है तो अब मजीद वो टैक्स देंगे नहीं, वो छोड़ देंगे, उनकी सकत नहीं होगी, तो फिर कैसे मुल्क चलेगा आगे। देखें जी जो सैलरी तबका है उनके ऊपर इतने ज्यादा टैक्सेस की नई स्लैब्स बढ़ा दी गई हैं कि अगर किसी की 10,000 तनख्वाह बढ़ गई है तो इसको आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। साथ ही वो अपनी पहले से ऊपर वाली स्लैब में चला गया है और उस पे टैक्स बर्डन उसकी जो तनख्वाह बढ़ी है उससे भी ज्यादा इजाफी टैक्स बर्डन बढ़ गया। आप बेसिक सैलरीज कहते हैं कि जी हमने 20,000 से खान साहब के दौर से उठा के इनको 36,000 कर दिया है, लेकिन वो 36,000 के साथ ही जब आप अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस का अपनी बर्डन देखते हैं तो वो इतना ज्यादा है कि वो तो इन्फ्लेशन फैक्टर को काउंटर ही नहीं करता। इसके तीसरी चीज आपने एक और सवाल किया था रिगार्डिंग अभी आपने तीसरा सवाल पूछा। आई एम सॉरी जी इन्फ्लेशन जी इन्फ्लेशन जी लाइन में आई मिस सम पॉइंट्स। जी इन्फ्लेशन सवाल क्या था? इन्फ्लेशन की बात हो रही है जी, किस चीज की? इन्फ्लेशन की जी इन्फ्लेशन की। जी जी देखिए आपकी इन्फ्लेशन के जी आपका इन्फ्लेशन अच्छा मुझे आप ये बताइए कि जब आपका जो किसान है उसके ऊपर जो आपने उसके साथ किया इस मुल्क में ये डंडो का स्कैंडल आया था उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसानों को आपने मार दिया है। आपने अपने एक्सपोर्टर्स के ऊपर FTR फिक्स टैक्स रिजीम से उठा के उनको रेगुलर इनकम टैक्स स्कीम में डाल दिया है। इसके हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए मोहम्मद सरफराज साहब जी। अब ये जो हम इस हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करें जो कि देखिए ये सारे मामला सिर्फ इसलिए हैं कि इन लोगों का पब्लिक के साथ टोटल डिस्कनेक्ट है। फॉर्म 47 के ऊपर अगर एक गवर्नमेंट बनेगी तो वो तो इलेक्शन कराने के नतीजे में और इनको जो फेवर्स दी गई और उसके नतीजे में इन्होंने तो अपने हाथ काट के दे दिए हैं। ये तो किसी जगह पे आवाज उठाने के काबिल ही नहीं है। अब आपने वो 29 सफ़े का जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का वो था उस पे ऑडियो लीक्स केस, मैं थोड़ा सा उन चीजों पे भी ध्यान आपका मुल्की हालात ओवरऑल पे ध्यान ले जाना चाहूंगा। 29 सफ़े उसमें कहते हैं कि 4 मिलियन लोगों को आप सर्वेलेंस कर रहे हैं और उसमें डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को अक्यूज किया जा रहा है और आर्टिकल 14 की वायलेशन है। इसके अलावा जब आपकी रिजर्व सीट्स का के अंदर जो अतर मिनल्ला साहब ने जो उन्होंने कहा है कि यू कैन नॉट इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम, कि आप देखें कि किस हालात में आपने इलेक्शन करवाए और जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील कहते थे कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की थी उनको साफ कह दिया गया थी कि आपकी इंटरप्रिटेशन गलत थी और आप एक मेन स्ट्रीम पार्टी को उस इलेक्शन से बाहर रख नहीं सकते थे। इन सारी चीजों के बीच में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज पीपल? आपके कोविड-19 के दौर में अब आपकी खान साहब के जमाने में जो इकोनॉमी थी वो बहुत बेहतर से चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये लोग वादा करके आए इलेक्शन में कि जी खान साहब ने जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया हम उसको बेहतर करेंगे। पेट्रोल के ऊपर जो शायद खान साहब ने बात की, खान साहब के दौर में तब से लेके अब तक तकरीबन 120 रुपए फी लीटर आपकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई और उसका मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो ये PDM 1 जो इनकी गवर्नमेंट की इन्होंने 60 रुपए की पेट्रोल पे लेवी लगाई थी जिसको इन्होंने बढ़ा के 80 रुपए कर दिया अभी इस बजट के अंदर। हम शोर मचाते रह गए कौमी असेंबली के अंदर कि आप अभी ये जो पिछले 1 महीने में 3-4 दफा थोड़ी आपने प्राइस रिडक्शन पेट्रोल की है, इसका सारी का इफेक्ट आपको जैसे ही आपकी 20 रुपए की इजाफी लगेगी 1 जुलाई के बाद लोगों के धुएं निकल जाएंगे और वही हो रहा है।
आपकी इन्फ्लेशन, इसके आप डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन इन्फ्लेशन। हर चीज वो की ट्रांसपोर्ट में आपकी फ्यूल कॉस्ट आती है, और आपकी बाजार में जो खुर्दो नोश की चीजें हैं उनसे लेके आपकी इंडस्ट्री, आपकी एनर्जी, हर चीज पे उसका इफेक्ट आएगा। तो ये अब ये गवर्नमेंट ही बता सकती है, हमारी तो समझ से बाहर है कि ये मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं। 80% हमारे फैसलाबाद के 70-80% हमारे वर्कर जो है वो उनको फारग कर रही हैं, फैक्ट्रियां मिलें चलने के काबिल नहीं है। ये उनको डंडे के जोर पे कह रहे हैं कि जी आप मिनिमम वेज बढ़ाएं। सरकारी महकमों में तो आप बढ़ा लेंगे, प्राइवेट सेक्टर में एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब उसको वारा ही नहीं खाएगा और आप उसको हर तरफ से टैक्सेस से अलहदा मारेंगे, उसकी इनपुट कॉस्ट से अलहदा बढ़ेगी, उसके बाद वो आपके डंडे के जोर पे किस तरीके से मिनिमम वेज लोगों की बढ़ाएगा, और वो मिनिमम वेज जो इंक्रीज होगी उसके ऊपर आप टैक्स लगा के वो पैसे फिर गवर्नमेंट ले जाएगी। तो क्या फायदा मिल वाले को, क्या फायदा एक्सपोर्टर को, क्या फायदा जमींदार को, क्या फायदा एक सैलरीड आदमी को, कैसे चलेगा ये मुल्क? ये अब इनसे जो बाकी शुरका हैं ये इसका शायद को बेहतर जवाब दे सकते हो। जी ठीक है, सहर कामरान साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर अब बात अगेन वहीं आ जाती है पॉलिटिकल के। जी पॉलिटिकल ग्राउंड पे जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज है कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। आप लोग की जमातों की पीटीआई कहती है तो आप लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई भी डिसीजंस लिए जाएं। फिर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी हमने बजट से हम कोई वो नहीं है लेना, हाँ लेकिन पास हमने करवा दिया। देखिए जब पास करवाने का में आपने साथ दे दिया तो दैट मीन्स के जो भी उसमें गलत और सही हो रहा है, और वो बजट कोई एक डिपार्टमेंट का बजट नहीं होता, वो पूरे पाकिस्तान का बजट है। उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स बशमूल ईच एंड एवरीथिंग उसमें शामिल है। तो यकीनी तौर पे अगर आप उसको पास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको अग्री कर रहे हैं तो पास कर रहे हैं। अगर आप उसको डिसअग्री करते तो आप कह देते कि नहीं जी हम नहीं पास करेंगे, ठीक है डिसॉल्व करें और जाएं घर और दोबारा देखेंगे कि अब क्या करना है, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं रही। फिर सियासतदान ये कह दें कि हमारे बस की बात नहीं रही, वो कहते हैं कि नहीं जी हमने इक़्तिदार में भी रहना है, मजे सारे लेने, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी लेने, अपनी तनख्वाहें भी लेनी है बैठ के असेंबलीज के अंदर, और जी फिर हम बस बार बार से कहना है कि नहीं जी हम तो क्रिटिसाइज करते हैं। हल क्या है? पार्लियामान में तो आप लोग बैठे हुए, आप लोग इलेक्ट होके गए, आप लोग सोल्यूशन नहीं निकाल रहे वहां पे अनफॉर्चुनेटली। देखिए निदा बात ये कि नेक्स्ट लाइक हम जरा एक जो ब्रेन गेम है उससे निकलकर कोई बात करें। पार्लियामान में सब बैठे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, और ये जो प्रॉब्लम है ये एक दिन में नहीं आया। लेट अस रिमेंबर के दिसंबर 2021 तक अब्दुल रज़ाक दाऊद, शब्बर जैदी और चौधरी सरवर ये कह चुके थे कि मुल्क दिवालिया हो गया है, ये दिवालिया होने के करीब है। या चौधरी सरवर का वो स्टेटमेंट के जो अब्दुल रज़ाक दाऊद का ये था कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, शब्बर जैदी का भी यही बयान था, चौधरी सरवर का बयान था IMF ने वाला सब कुछ लिखवा दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहा हूँ, IMF से एक मुतनाज़ा मुआहिदा करके उसको वायलेट करके दे ब्रॉट अस टू द सिचुएशन। मैं कहती हूँ अब भी कुछ तो होश के नाखून दे, क्योंकि सफर हम कर रहे हैं। आप एक मिनट के लिए सोचे रिदा कि हम ना बजट करते पास क्या होता? आप बोले कि सब घट जाए, क्या कुछ घट जाता? ये सोचे क्या कुछ घट जाता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिपरकशंस क्या होते हैं? हम भी शदीद तकलीफ में, हमने अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार बुलंद और बाउंड लहजे में किया। हमने हर चीज, इसलिए कि हम सब सफर कर रहे हैं। वी आर नॉट फ्रॉम द, हर शख्स एलीट क्लास से नहीं है, वी बिलोंग टू अ मिडिल फैमिली, ठीक है। हमें ये पता है कि हम, हमारे लिए अपना भरम रखना है, क्या अगले खर्चे को पूरा करना जो है वो मुमकिन नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं तो ये सोचते हैं कि गाड़ी चले ना, ठीक है, हमें कहीं से कोई मराहतें नहीं मिल रही। तो ये जो कहने की बात होती है ना, मैं ये कहती हूँ कि लेट्स जो ना लुक एट द इशू। क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी आए? हम करें सियासत। क्या हम एक नुक्ते पर मिलकर नहीं बैठ सकते कि हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकलना है? हम तो एक रेजोल्यूशन, जो हम कहते थे कि बैरूनी मुदाखलत पर एक रेजोल्यूशन पे हम इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास सहर कामरान साहिबा, कता कलामी माफी, आपकी इजाजत से मैं एक पॉइंट सिर्फ इसमें ऐड कर दूं। अच्छा, मैं तो चूंकि शब्बर जैदी साहब उस वक्त मुझे याद आ है कि उस वक्त तक वो हुकूमत का फिर हिस्सा नहीं थे, ही वाज आउट ऑफ इट। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की बात की, इन लोगों की आपने, तो देवर नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। सितंबर 2021 की सुने वही मैं आपको बता रही हूँ, वही मैं अर्ज कर रही हूँ। मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी। उस वक्त जब PDM की हुकूमत आती है और जब खान साहब की हुकूमत घर गई तो उस वक्त 17 बिलियन हमारे पास रिजर्व्स थे, ठीक है।
और उसके बाद जब ये हुकूमत गई और इलेक्शन के टाइम के करीब जब हम आए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स में 1 बिलियन रह गए थे। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं ये सवाल करी थी सबसे कि भाई ये पैसे कहाँ चले गए, ये पैसे किधर गए। तो फिर आप ये जो नैरेटिव बना था ना एक इस वाली बात पे कि जी ये जो है क्या कहते हैं डिफॉल्ट कर रहा है, ये बिल्कुल ये एक नैरेटिव कैंपेन थी मीडिया की। लेकिन जो फैक्ट्स थे उस पर आप आज भी चाहे नून लीग के जुबैर साहब को उठा के पूछ लें या मिफ्ता इस्माइल साहब को उठा के पूछ लें, वो खुद ये बातें आज बोल रहे हैं हर टीवी चैनल पे बैठ के कि जी बिल्कुल इस पे आर्टिकल्स तक लिखे गए, इस पे बात हुई कि जी इतने पैसे थे अकाउंट में, कहाँ चले गए। जब तो ये एक परसेप्शन क्रिएशन थी उस वक्त, आई एम सॉरी टू से पॉलिटिकल पार्टीज की, कि जी हम तो डिफॉल्ट हो रहे हैं या डिफॉल्ट हो रहा है मुल्क। कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। रिजर्व्स जो बता रहे थे वो फैक्ट्स कुछ और बता रहे थे और मीडिया कैंपेनें कुछ और बता रही थी। देखिए नादिया, मैं तो रिदा, देखिए बात ये कि मैं बात अपनी नहीं कर रही हूँ। अगर ये नरेटिव बिल्डिंग शब्बर जैदी कर रहे थे, अगर ये नरेटिव बिल्डिंग रज़ाक दाऊद कर रहे थे, अगर ये नरेटिव बिल्डिंग चौधरी सरवर इनके साथ होके कर रहे थे, तो देखें, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि नरेटिव बिल्डिंग कहाँ से हुई। अगर ये बात जो है कि बारूदी सुरंगें बिछाऊंगा, ये अगर इमरान खान साहब के अलावा किसी और ने कही हो तो आप बात करें। मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी, एटम बम गिरा दो, इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जला दो, पेट्रोल पंप बना दो, 9 मई के वाकयात कर दो, ये जो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई है उसके डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है और वो इंस्टेबिलिटी मुसलसल चल रही है। ठीक है ना। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये देखें कि वो फंड्स के 100 बसें चलती हैं न्यूयॉर्क में और यूके के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो है कैंपेनिंग के अंदर, उनके लिए फंड्स आते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हम एक क्राइसिस देख रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि हाँ ठीक है, हमने पहले भी इस बात पे कि हम यकीनन पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे, हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज थी हमने उसके अंदर कारकर्दगी दिखाई थी, पाकिस्तान को रिकनेक्ट किया था आलमी दुनिया से, पाकिस्तान जितना आइसोलेट हो गया था इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बारिश और सैलाब के बाद हमने लोगों को रिलीफ दिया था, रिहेबिलिटेट किया था और अब तक उनको मकान बना के दे रहे हैं, इससे भी कोई शक नहीं है। इस वक्त भी हमने बजट के ऊपर हमारे बहुत शदीद तहफ्फुज़ात थे, हमने बजट सेशन का बाइकआउट किया, हमने अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार किया, हमें बहुत सी यकीन दहानियां भी कराई गई। ठीक है, हमें ये बताया गया हाँ कि टीचर्स का टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो वापस ले रहे हैं, हाँ जी सोलर पे टैक्स नहीं लगेगा, हाँ ये चीज ऐसे नहीं होगी। अब आगे क्या हो रहा है, देखिए बात ये है कि नवाज शरीफ साहब आज जो है वो अगर उनके भाई की हुकूमत है, वो एमएलए है, व्हाई ही इज नॉट इन द पार्लियामेंट, व्हाई इज नॉट प्लेइंग हिज रोल? क्या वो एक बाप बेटी की हुकूमत चला रहे हैं सिर्फ? देखिए वो तो आपका जब दिल चाह मरी चले जाए, जब दिल चाह वापस आ जाए। देखिए वी हैव टू, हम इसीलिए कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने बिकॉज हम खाइफ है कि आप जो है अपनी पॉलिसीज को खुद एक होके नहीं चला रहे हैं अपने अंदर। और जो आज कह रहे हैं जो साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो कहती हूँ कि भाई आप ये बताएं कि जी बाकी साहब कि जब आप थे इनके साथ तब आपके तहफ्फुज़ात कहाँ थे, तब आप क्यों नहीं कहते थे? आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे। ठीक है, मसला ये है कि हर शख्स वक्त चले जाने के बाद जो है बातें करता है, तो जब वक्त होता है तो तब क्यों अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता? आज के बाद लॉन्च करने जा रहे हैं, आज आपको तहफ्फुज़ात है, हमें तो कल भी तहफ्फुज़ात थे, हमें आज भी तहफ्फुज़ात थे। हम ये बताएंगे कि हाँ जब हमारी हुकूमत आई थी 2008 में, जब हर सड़क पे बम फटता था, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भी किया, अपने फिजाई अड्डे भी खाली कराए, हमने जो है अमेरिका से माफी मंगवाई, हमने जो है एनएससी अवार्ड भी लेकर आए, हम फ्रांसिस वेब एग्रीमेंट भी लाए, हम जीएसपी प्लस भी लाए, हम ओआईसी की जो है मेंबरशिप भी लाए, हम सी पैक भी लेकर आए, हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद भी रखी। तो अब ये बताएं कि उसके ऊपर आगे चल के जिन्होंने मंसूबे डिले किए, अगर यही जो है मोटरवे अगर पोर्ट सिटीज से बन जाती, कवादर से बन जाती, ठीक है, बहुत शुक्रिया सार कामरान साहब आपका, सेंटर सादिया बासी साहब आपका, मौदिल सरफर साहब आपका। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, वरना मैं मौका बिल्कुल देना चाहती थी मजीद आगे बात करने के लिए भी। एनएफसी की बात होती है हमेशा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सूबाई सूबों को अब एम्पावर करने के बाद 18वीं तरमीम के बाद पीएफसी कभी नहीं करा सके। खैर इसी के साथ जी बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर बात चलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। और हम जो इन्वेस्टमेंट का डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट, वो रहेगा इस मुल्क में और उसकी वो बेबांगे दहल कहूँगी कि रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान का पैसा है, हमारे खून पसीने का पैसा है, जो बाहर मुल्कों में जाके पाक हो रहा है, दुबई लीक्स की सूरत में, पैनामा लीक्स की सूरत में, पैराडाइज लीक्स की सूरत में, पहले इसका जवाब दीजिए। हुक्मरानों को चाहिए, इस एलीट को चाहिए कि वो इसका जवाब दे और उसके बाद आगे फिर कोई बात करे। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़े को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।